हेलो गाइस, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा जिसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और अपना आखिरी में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो जोवियन ग्रह जो नहीं है वो हो जाएगा मंगल। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो मंगल एक जोवियन ग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई? तो जो बिग बैंग की जो घटना हुई थी वो कितने वर्ष पहले हुई थी? तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिग बैंग की घटना 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? तो जो कोयला सेल का उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा अवसादी सेल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है? तो वायुमंडल में जो हीलियम गैस का आयतन के अनुसार परसेंट बताना है, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.0005, ऑप्शन नंबर सी। सार गैसों सागर किस महासागर का भाग है? तो जो सार गैसों सागर है वो कौन से महासागर का भाग है वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, सार गैसों सागर अटलांटिक महासागर का भाग है। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? ये हो जाएगा हमारा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो जो हमारी कश्मीर घाटी स्थित है वो है बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। ठीक है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल जो घाटियाँ हैं उन जो श्रेणियाँ हैं पर्वतीय की, उनके बीच कश्मीर घाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। पोचमपात परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो जो पोचमपात जो परियोजना है वो हमारी गोदावरी पे स्थापित की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जो भारत में टीन का अधिकांश जो उत्पादन होता है वो होता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी। महावीर ने अपना जो उपदेश था वो किस भाषा में दिया था ये बताना है। तो जो महावीर ने अपना उपदेश दिया था उसमें जो भाषा प्रयोग की गई थी वो की गई थी प्राकृत। ऑप्शन नंबर ए ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्राकृत भाषा में महावीर ने अपना उपदेश दिया था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जो प्लेलिस्ट है चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं सब। शुंग शासकों ने जो अपनी राजधानी स्थापित की थी वो की गई थी विदिशा में। ठीक है, विदिशा में शुंग शासकों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो चेदी वंश का जो संस्थापक था वो था महामेघवाहन। ठीक है, महामेघवाहन चेदी वंश का संस्थापक था। अगला देख लेते हैं। प्रथम हूण आक्रमण किसके समय हुआ था? इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है। जो पहला हूण आक्रमण हुआ था वो हुआ था स्कंदगुप्त के टाइम पे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो जो सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने वो किया था 1025। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1025 में आक्रमण किया था। अजमेर में 28 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो 28 दिन का जो झोपड़ा मस्जिद है वो कहाँ है? तो वो अजमेर में है। ठीक है, तो अजमेर में जो इसका निर्माण करवाया था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर को कोई हिस्सा नहीं लिया। तो सल्तनत काल का ऐसा कौन सा शासक था जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया था? वो शासक था ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। सर हिंद का युद्ध कब हुआ था? तो जो सर हिंद का युद्ध हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1555 में। पंचतंत्र का अनुवाद ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो जो पंचतंत्र का अनुवाद ए सुहेली नाम से जो फारसी भाषा में अनुवाद किया था वो किया था हुसैन इब्न अलीवैज। हुसैन इब्न अलीवैज ने पंचतंत्र का अनुवाद ए सुहेली नाम से क्या किया था? फारसी भाषा में अनुवाद किया था, यानी ट्रांसलेट किया था उसको।
निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको क्या दिया है, मुगल बादशाह द्वारा क्या दिया गया है, निजाम उल मुल्क की उपाधि को प्रदान किया गया है? तो उसका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चिनकिलिच खां। ठीक है, चिनकिलिच खां को मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? तो स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था लागू की गई थी वो की गई थी 1793 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं। सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो जो सार्वजनिक समाज की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। महादेव गोविंद रानाडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की थी। मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? तो जो मद्रास की जो संधि हुई थी वो हुई थी अंग्रेज और हैदर अली के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो जो नवजीवन समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा यानी आर्टिफिशियल मनी है, तो कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा क्या है वो बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेष आहरण अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल होता है? तो जो केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं होता है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा निवेश शामिल नहीं होता है। ठीक है, इसमें निवेश शामिल नहीं होता है। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका था। ठीक है, तो जब सिकंदर की मृत्यु हो गई थी तो भारत ने अपनी गर्दन से जो दास होते थे उसका क्या है, जुआ उतार कर फेंका था। साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा था? तो जो ये कथन था वो चंद्रगुप्त के विषय में किसने कहा था ये बताना है। तो जो ये कथन था वो जस्टिन का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जस्टिन का ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस समय। तो ये कथन जस्टिन का था, जस्टिन, ऑप्शन नंबर सी। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव पड़ता है। तो जो मुद्रा का अवमूल्यन होता है जब किसी देश में तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है वो बताना है। तो आयात सस्ता हो जाता है। तो जो आयात सस्ता हो जाता है ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आयात सस्ता नहीं होता, आयात महंगा हो जाता है। निर्यात सस्ता हो जाता है। ठीक है, यानी एक्सपोर्ट जो होता है हमारे देश से, अगर हमारा देश का पैसे की अवमूल्यन हो जाएगा मुद्रा का तो क्या हो जाएगा, निर्यात सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, यानी हम जो बाहर भेजेंगे वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। अवमूल्यन का मतलब है कि पैसे की जो हमारे जो रुपया है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और आयात महंगा हो जाएगा। जैसे सीधी सी बात है, जब हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है डॉलर की अपेक्षा तो हमारे जो आयात होंगे जो हम मंगवाएंगे उसमें क्या हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ना, डॉलर में ट्रेड करेंगे तो हम। और निर्यात में क्या होगा, निर्यात सस्ता हो जाएगा क्योंकि हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी। आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? तो डिवैल्यूएशन जो किया गया है आज़ादी के बाद से अभी तक भारतीय रुपये का वो कितनी बार किया गया है? तो ये किया गया है 3 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 3 बार किया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंतर्गत शामिल है। तो जो विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो बताना है। ठीक है, तो विदेश आहरण अधिकार SDR ये होता है बिल्कुल। IMF के पास रिजर्व कोष ये भी होता है। स्वर्ण भंडार ये भी होता है। और विदेशी संपत्तियाँ। ठीक है, तो विदेशी परिसंपत्तियाँ ये भी होता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं वो होते हैं उपयुक्त सभी यानी 1 2 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला लिखते हैं। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो जो भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल थी वो कहाँ पे थी वो बताना है। तो ये जो मिल थी वो थी कानपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तो जो संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है वो क्या है वो बताना है। तो दोहरी कार्यपालिका ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर
दो और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? तो नीचे कथन दिए हैं, कौन सा कथन बताना है कि मूल अधिकारों के संबंध में सही है। तो देख लेते हैं। ये असीमित नहीं है, यानी ये असीमित नहीं है, बिल्कुल सही है, यानी ये मूल अधिकार जो हमें सीमित है, ठीक है। ये स्थायी नहीं है, ये भी सही है, स्थायी नहीं होंगे, ठीक है, मूल अधिकार। और ये वाद योग्य नहीं, वाद योग्य होते हैं, ये भी सही है, वाद योग्य होते हैं, ठीक है। जब हमें मूल अधिकारों का हमें अपने जो मूल अधिकार ना मिले तो हम इसको लेके वाद योग्य, यानी इसको लेके हम न्यायालय भी जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है, मूल अधिकारों के संबंध में सही है। चला देखते हैं। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। B.R. अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद के संबंध में है? तो जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था ये वही अनुच्छेद है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है, ये सवाल भी बनता है। तो आर्टिकल 32, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? वो हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? वो अनुच्छेद हो गया अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अनुच्छेद 76 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत न्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो जो भारत की संचित निधि से जो धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है ये बताना है। तो इसमें संसद का जो अनुमोदन होता है वो अनिवार्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, संसद का। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो जो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो बताना है कि कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो विद्युत धारा, विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का हम अगर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक और समान आकार का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? यानी कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है भी आ सकता है इस पर, ठीक है। तो अनुचुंबकीय, चुंबकीय क्या है, विलोम है, आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा नहीं है वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो पूछा जा रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइगेंस। हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। तो जो सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण का यूज किया जाता है सोलर कुकर में। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं? तो जो जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु है उसके अवयव कौन से हैं वो बताना है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तांबा, जस्ता और निकेल। तांबा, जस्ता और निकेल जर्मन सिल्वर होता है उसके मिश्र अवयव हैं, ठीक है, मिश्र धातु अवयव हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है? तो CO2 और CO में भिन्नता करता है कौन सा गुण है उनका वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया, ठीक है। यानी प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया करेंगे तो CO2 और CO की क्या हो जाएगा, गुणधर्म अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। स्टारफिश किस संघ का जंतु है? तो जो स्टारफिश है वो किस संघ का जंतु है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
इकाइनोमेट्रा, ठीक है। इकाइनोमेट्रा का क्या है, स्टारफिश जंतु है। अगला देखते हैं, क्वासियोकोर, ठीक है। क्वासिकोकोर तथा मेरेसम रोग किसकी कमी से होता है? तो जो ये रोग होते हैं वो किसकी कमी से होते हैं, पूछा जा रहा है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन की कमी के कारण ये रोग होते हैं। अगला देखते हैं, विटामिन B3 किसके अपापचय में सहायक है? तो जो विटामिन B3 है किसके अपापचय में सहायक है वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल के, ठीक है। विटामिन B3 अपापचय है ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल के। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने का कार्य करता है? वो करता है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो क्या करता है, हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? तो जो वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है वो कौन सा, ही बताना है, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वृद्धि रोधक पादप हार्मोन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन है जो क्या है, वृद्धि रोधक का कार्य करता है। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है शरीर के आमाशय से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का जो पाचन प्रारंभ होता है या आरंभ होता है वो शरीर के कौन से भाग से होता है? आमाशय से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने 50 MCQ देख लिए हैं, तो अब अपना एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो किसने की थी, ठीक है। तो स्थापना जो ब्रह्म समाज की दी थी राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और ये सवाल भी बनता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया था, तो जो आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक या स्थापना की थी, तो इसकी जो भारतीय ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो केशव चंद्र सेन ने की थी। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था, तो जो राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा का जो गठन किया था वो किया गया था 1815 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, तो जो राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की जो स्थापना की थी वो की थी 1825 में। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो हेनरी विलियम डोराजियो ने यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है? तो जो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की थी वो की थी दयानंद सरस्वती, ठीक है। और दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की और लोटो ये कथन दयानंद सरस्वती का है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। शिकागो में किया था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रसिद्ध जो धर्म सम्मेलन का संबोधन किया गया था वो किया गया था शिकागो में, और 1893 में किया गया था ये। ज्ञान योग कर्मयोग एवं राजयोग पुस्तक के लेखक हैं, तो जो ज्ञान योग है, कर्मयोग है और राजयोग है, ये पुस्तक के जो लेखक हैं वो है विवेकानंद। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किया था, तो जो राधा स्वामी जो सत्संग थी उसकी जो स्थापना की थी शिवदयाल खत्री ने की थी, ठीक है। शिवदयाल खत्री द्वारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई थी। देव समाज का संस्थापक था या की स्थापना की थी? जो देव समाज की जो स्थापना की गई थी वो क्या था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने, ठीक है। शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। वेद समाज किसने किया था? तो वेद समाज की जो स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना की थी, तो जो आर्य महिला सभा की स्थापना की थी वो की थी रमाबाई ने, ठीक है। रमाबाई द्वारा आर्य महिला सभा की स्थापना की गई थी। तो आगे देख लेते हैं। इसमें हमें कांग्रेस के अधिवेशन दिए हैं और स्थान दिए हैं और वर्ष दिए हैं और अध्यक्ष कौन थे और कांग्रेस के जो अधिवेशन थे उसकी विशेषता क्या थी ये दिया है, ठीक है। तो जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बम्बई में 1885 में, ठीक है। तो जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1885 में, उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी।
तो WC बनर्जी पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि 72, जो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो दूसरा अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में 1886 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1887। ठीक है, 1887 में तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष जिसने क्या की थी, तीसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, 1887 में मद्रास अधिवेशन था ये। चौथा अधिवेशन, तो चौथा अधिवेशन था इलाहाबाद में हुआ था 1888 को। इसमें जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की थी और जो देखा जाए तो ये क्या थे, पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे। 12वां, इसमें आप इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो जो 12वां अधिवेशन था वो हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में 1896 में हुआ था। रहीमतुल्लाह शयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो जो पहली बार वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया था, तो ये 12वें अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, जो कलकत्ता में हुआ था 1896 में। रहीमतुल्लाह शयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 21वां अधिवेशन, तो जो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बनारस में 1905 में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, 21वां अधिवेशन बनारस 1905, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष। 22वां, तो जो 22वां अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में 1906 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो पूछा जाए कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो ये 22वां अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। 23वां सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। ठीक है, 23वां जो सूरत अधिवेशन था उसमें राज बिहारी घोष अध्यक्ष थे और कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। ठीक है, जिसमें मैं बता चुका हूँ कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल में विभाजन होता है। अगला देखते हैं 27वां, जो 27वां अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था 1911 में। ठीक है, 27वां अधिवेशन कलकत्ता में 1911 में हुआ था और जो इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर थे। ठीक है, पंडित विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। पहली बार जन गण मन जो गाया गया था वो गाया गया था 27वां अधिवेशन कलकत्ता 1911 में। ठीक है, विशन नारायण धर के अध्यक्षता में। 28वां, तो जो 28वां अधिवेशन था वो था बांकीपुर में और 1912 में हुआ था। ये RN मंगोलकर के अध्यक्ष थे। 32वां, तो जो 32वां अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में। 1916 में अधिवेशन हुआ था। SC माजुमदार इसके अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग समझौता हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग समझौता कब हुआ था, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जो कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी AC माजुमदार। 33वां, तो जो 33वां जो अधिवेशन था ना वो था कलकत्ता में 1917 में हुआ था। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और ये पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, पहली महिला और पहली भारतीय महिला में डिफरेंस है। ठीक है, पहली महिला यानी ये क्या थी, विदेशी मूल की थी और जो कौन थी, एनी बेसेंट थी। ठीक है, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन किया था और ये कांग्रेस का 33वां अधिवेशन था। पहली महिला अध्यक्ष थी ये। और जो 40वां अधिवेशन था उसकी जो अध्यक्षता कर रही थी वो बेलगांव में हुआ था। ठीक है, तो जो बेलगांव में 40वां अधिवेशन हुआ था वो 1924 में हुआ था। तो एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो था बेलगांव अधिवेशन 1924 का। ठीक है, अगला देखते हैं 41वां अधिवेशन, तो जो कांग्रेस का 41वां अधिवेशन था वो कानपुर में हुआ था 1925 में। ठीक है, कानपुर में हुआ था 1925 में और जिसकी जो अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने की थी। ठीक है, तो प्रथम भारतीय महिला, तो मैंने इससे पहले आपको बता चुका हूँ एनी बेसेंट थी, जो क्या थी, पहली महिला थी। हाँ, पहली महिला और पहली भारतीय महिला में डिफरेंस है। पहली महिला इसलिए है क्योंकि वो क्या थी, विदेशी मूल की थी और जो सरोजनी नायडू थी वो थी 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष। तो ये क्या थी, प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, यानी भारतीय मूल की थी। अगला देखते हैं 45वां अधिवेशन, तो जो 45वां अधिवेशन था वो लाहौर में हुआ था 1929 में। 45वां अधिवेशन लाहौर 1929, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, 1929 का जो अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और ये लाहौर में हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला देखते हैं 46वां अधिवेशन, तो जो 46वां अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था 1931 में। वल्लभ भाई पटेल उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार की मांग कब की गई थी या कौन से अधिवेशन में की गई थी। तो जो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था 46वां कांग्रेस का अधिवेशन,
उसमें पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, ठीक है। अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। 51वां अधिवेशन, तो जो 51वां अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर में हुआ था। फैजपुर में हुआ था 1937 में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। गांव में आयोजित पहला अधिवेशन था। यानी अगर पूछा जाए कि गांव में जो आयोजित किया गया पहला अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा था, तो 1937 का अधिवेशन था, फैजपुर में हुआ था। और 51वां अधिवेशन था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। तो वन लाइनर देख लेते हैं थोड़े, उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो भी लंबी हो चुकी है। तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया। तो जो खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी वो 11 अगस्त 1908 को दी गई थी, ठीक है। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। तो जो राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी वो हुई थी 17 दिसंबर 1927 को गोड्डा में, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी ये काकोरी ट्रेन डकैती इससे संबंधित थे, ठीक है। तो जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी वो हुई थी 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। तो इसमें जो शामिल व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाक उल्ला खां थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे ना। तो पूछा जा रहा है कि राम प्रसाद जो बिस्मिल थे और इसमें चंद्रशेखर आजाद भाग गए थे, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी पकड़े गए थे ना काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 में। तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में। अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। तो ये भी उसी से संबंधित है। जो अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र लाहिड़ी थे, ठीक है। तो जो अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी वो 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में दी गई थी। मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई। तो जो मदन लाल ढींगरा को जो फांसी लगी थी या दिया था वो दिया था 16 अगस्त 1909 को। मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन को फांसी दी गई। तो जो मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध थे सूर्यसेन, उनको फांसी दी गई थी 12 जनवरी 1934, ठीक है। 12 जनवरी 1934 को मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन को फांसी दी गई थी। तो हमने 50 एमसी को देख लिए अपने, और अपने जो टॉपिक थे वो भी क्लियर कर चुके हैं ब्रह्म समाज के और कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूरी एमसीक्यू लगाने में मदद मिली होगी अगर आपने प्राचीन भारतीय इतिहास की मेरी वीडियो देखी होगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।